द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत में संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संघ और राज्यों से मिलकर बनी दोहरी राजव्यवस्था स्थापित करता है। भारत में राज्यों का स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है और वे केवल संघ के अभिकर्ता नहीं हैं। प्रत्येक राज्य की क्षेत्रीय अखंडता संवैधानिक रूप से अविनाशी है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। कथन एक और दो सही हैं। भारतीय संघवाद में संघ और राज्य स्तर पर सरकारें हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य केंद्र के केवल उपग्रह या अभिकर्ता नहीं है। कथन तीन गलत है क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता अविनाशी नहीं है। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियों की संवैधानिक स्थिति का सर्वाधिक सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? वे अमेरिकी व्यवस्था की तरह केवल राज्यों में निहित हैं। वे संसद में निहित हैं, जिसमें राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित न किए गए कर को लगाने की शक्ति भी शामिल है। उनका प्रयोग संसद और राज्य विधानमंडल संयुक्त रूप से करते हैं। विषय की प्रकृति के अनुसार उनका आवंटन अंतर्राज्यीय परिषद करती है। सही उत्तर है वे संसद में निहित हैं, जिसमें राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित न किए गए कर को लगाने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में निहित करता है। इसमें समवर्ती या राज्य सूची में उल्लिखित न किए गए विषयों पर तथा इन सूचियों में उल्लिखित न किए गए करों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति भी शामिल है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को दिया जाना भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दो या अधिक राज्य संसदीय कानून के लिए सहमति दें। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए कानून आवश्यक हो। उपर्युक्त में से कौन सी संवैधानिक रूप से वैध परिस्थितियां हैं? केवल एक, दो और तीन, केवल एक, तीन और चार, केवल दो और चार, एक, दो, तीन और चार। सही उत्तर है एक, दो, तीन और चार। चारों स्थितियां विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण के संवैधानिक अपवाद हैं। अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 अलग अलग परिस्थितियों में संसद को ऐसे विषयों पर कानून बनाने में सक्षम बनाते हैं जो सामान्यतः राज्यों के विधायी क्षेत्र में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रस्ताव एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। इसके बाद लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। सही उत्तर है केवल एक, दो और तीन। कथन एक, दो और तीन सही हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकता है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है। दो राज्य अनुच्छेद 252 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित करके संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं। संसद द्वारा ऐसा कानून बनाए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक सहभागी राज्य विधानमंडल संसदीय कानून में स्वतंत्र रूप से संशोधन कर सकता है। कानून स्वतः भारत के प्रत्येक राज्य पर लागू हो जाता है। कोई अन्य राज्य बाद में इस आशय का प्रस्ताव पारित करके उस कानून को अपना सकता है।
कानून केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब सभी राज्य सर्वसम्मति से राष्ट्रपति से अनुरोध करें। सही उत्तर है कोई अन्य राज्य बाद में इस आशय का प्रस्ताव पारित करके उस कानून को अपना सकता है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद 2 या अधिक सहमति देने वाले राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कोई अन्य राज्य बाद में प्रस्ताव पारित करके उस कानून को अपना सकता है। इस प्रकार बनाए गए कानून में संशोधन या उसका निरसन उसी प्रकार संसद द्वारा पारित कानून से ही किया जा सकता है, संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं। संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रक्षा संघ सूची, पुलिस राज्य सूची, दंड विधि समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय राज्य सूची। सही उत्तर है अवशिष्ट विषय राज्य सूची। रक्षा संघ सूची, पुलिस राज्य सूची और दंड विधि मुख्यतः समवर्ती सूची का विषय है। अवशिष्ट विषय राज्य सूची में नहीं है। संविधान अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में निहित करता है। कथन ए आपातकालीन प्रावधानों का अस्तित्व अपने आप भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप को समाप्त नहीं करता है। कारण आर सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आपातकाल के दौरान केंद्र का असाधारण हस्तक्षेप संघ और राज्यों के बीच सामान्य संवैधानिक संबंध के बजाय एक अपवादात्मक स्थिति को दर्शाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। एसआर बोम्मईवी यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की स्वतंत्र संवैधानिक भूमिका पर बल देते हुए माना कि आपातकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में राज्य शक्तियों पर केंद्र की प्रधानता संविधान के मूल संघीय स्वरूप को समाप्त नहीं करती। भारत में विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ सूची के विषयों पर संसद को अनन्य विधायी शक्ति प्राप्त है। संवैधानिक अपवादों के अधीन राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य विधानमंडलों को अनन्य विधायी शक्ति प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर संसदीय कानून और राज्य कानून के बीच प्रत्येक प्रकार के विरोध की स्थिति में राज्य कानून अनिवार्य रूप से संपूर्ण रूप से शून्य हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची की मूल व्यवस्था को दर्शाते हैं। कथन 4 अत्यधिक निरपेक्ष है। अनुच्छेद 254 के अंतर्गत विरोध की स्थिति में राज्य कानून असंगति की सीमा तक अप्रभावी होता है। साथ ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त राज्य कानून संबंधित राज्य में प्रभावी रह सकता है, यद्यपि संसद बाद में उसे अधिभावी कानून द्वारा निष्प्रभावी कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक विशेषताएं भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ को अपेक्षाकृत मजबूत बनाती हैं? संसद में निहित अवशिष्ट विधायी शक्तियां, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, एकीकृत एकल न्यायिक व्यवस्था, सभी राज्यों के लिए पृथक राज्य संविधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। संसद संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है और भारत में संघ तथा राज्य दोनों कानूनों को लागू करने वाली एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। राज्यों के सामान्यतः पृथक संविधान नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्यायित संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। लोकतंत्र और संघवाद को परस्पर संबद्ध संवैधानिक सिद्धांत माना गया है। संघवाद मूल संरचना का हिस्सा होने के कारण संसद किसी राज्य की सीमाओं में उस राज्य विधानमंडल की सहमति के
बिना कभी परिवर्तन नहीं कर सकती। राज्यों की संवैधानिक स्थिति संघ की प्रशासनिक एजेंसियों के समान नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 4। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है और लोकतंत्र के साथ उसके निकट संबंध पर बल दिया है। कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजते हैं, किंतु संसद द्वारा कानून बनाने के लिए उस राज्य विधानमंडल की सहमति संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त राज्यों का संघ अभिव्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी राज्य को संघ से पृथक होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से ये दर्शाती है कि प्रत्येक राज्य की क्षेत्रीय सीमाएं स्थायी हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और भारतीय संघ ऐसे समझौते से निर्मित नहीं हुआ जिसमें राज्यों को पृथक होने का अधिकार प्राप्त हो। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के संघीय प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का वितरण। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। सही उत्तर है सभी 4। सभी 4 युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की विषय वस्तु संबंधी वितरण। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद तथा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्थाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता की अपेक्षा सर्वाधिक स्पष्ट रूप से संघीय विशेषता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, एकल नागरिकता, विधायी शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं। सही उत्तर है विधायी शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का संविधान द्वारा सुनिश्चित विभाजन संघीय व्यवस्था की मूल विशेषता है। राज्यपालों की नियुक्ति, एकल नागरिकता और अखिल भारतीय सेवाओं को सामान्यतः भारतीय संघ में केंद्र को अपेक्षाकृत मजबूत बनाने वाली विशेषताओं में गिना जाता है। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह उस विषय को स्थायी रूप से राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित कर देता है। आपातकाल समाप्त होते ही ये तत्काल प्रभावहीन हो जाता है। आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद ये प्रभावहीन हो जाता है, पूर्व में किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर। ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक प्रत्येक संबंधित राज्य विधानमंडल इसे निरस्त न कर दे। सही उत्तर है आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद ये प्रभावहीन हो जाता है, पूर्व में किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद की विशेष विधायी क्षमता अस्थायी होती है। इस प्रावधान के अंतर्गत बनाया गया कानून आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होने के 6 महीने बाद प्रभावहीन हो जाता है, किंतु उस अवधि से पहले किए गए या न किए गए कार्यों पर इसका प्रभाव बना रहता है। अनुच्छेद 253 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी अन्य देश के साथ संधि, समझौते या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को लागू करने के लिए कानून बना सकती है।
संसद की यह विधायी क्षमता उन विषयों तक भी विस्तृत हो सकती है जो सामान्यतः राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक प्रभावित राज्य विधानमंडल की सहमति संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 253 संसद को संधियों, समझौतों, अभिसमयों और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है, भले ही संबंधित विषय सामान्यतः राज्य के विधायी क्षेत्र में आता हो। इस शक्ति के प्रयोग के लिए प्रभावित राज्यों की पूर्व सहमति को संविधान अनिवार्य नहीं बनाता। कथन ए, राज्यसभा को संविधान के संघीय स्वरूप से संबंधित कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। कारण आर, राज्यसभा संविधान द्वारा निर्धारित बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही हैं। अनुच्छेद 249 और 312 राज्यसभा को विशेष भूमिकाएं प्रदान करते हैं क्योंकि वह संघीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित प्रस्ताव के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करने वाले संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 2 और 3। कथन 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व सहित कुछ निर्दिष्ट संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। राज्यों को किसी भी प्रकार प्रभावित करने वाले प्रत्येक संशोधन के लिए ऐसा अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है। भारतीय संघवाद के दृष्टिकोण से राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये संघ स्तर पर राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। जनसंख्या की परवाह किए बिना प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में इसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत विशेष शक्ति प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इसकी विशेष संवैधानिक भूमिका है। सही उत्तर है जनसंख्या की परवाह किए बिना प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अमेरिकी सीनेट के विपरीत भारतीय राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या व्यापक रूप से उनकी जनसंख्या के अनुसार भिन्न होती है। अन्य कथन राज्यसभा की संघीय भूमिका को सही रूप से दर्शाते हैं। भारतीय संघवाद के प्रशासनिक आयाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा उस राज्य में लागू विद्यमान कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य के लिए संघ किसी राज्य को निर्देश दे सकता है। संविधान संघ को अपने कार्य किसी राज्य सरकार को सौंपने से पुनर्तः प्रतिबंधित करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही हैं और अनुच्छेद 256 की व्यवस्था को दर्शाते हैं। कथन 3 गलत है। संविधान निर्धारित
संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत संघ के कार्य राज्यों को सौंपने की अनुमति देता है, जिसमें अनुच्छेद 258 भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। दोहरी राज व्यवस्था, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ में निहित अवशिष्ट शक्तियां। उपर्युक्त में से किन्हें सामान्यतः भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की संघीय विशेषताओं के रूप में माना जाता है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है केवल 1, 2, 3 और 4। दोहरी राज व्यवस्था, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके विपरीत अवशिष्ट शक्तियों का संघ में निहित होना सामान्यतः केंद्र को मजबूत करने वाली विशेषता माना जाता है, न कि संघवाद की पारंपरिक विशेषता। भारत में राज्यों की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी विद्यमान राज्य से क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद किसी विद्यमान राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। संबंधित राज्य विधानमंडल को ऐसे प्रस्ताव पर संवैधानिक वीटो प्राप्त है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाया गया कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 4। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन की शक्ति देता है। संबंधित राज्य विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन उसकी सहमति संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाते। समवर्ती सूची के विषय पर संसदीय और राज्य कानूनों के बीच असंगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य नियम के रूप में असंगत राज्य कानून पर संसदीय कानून प्रभावी होता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त राज्य कानून पहले से विद्यमान संसदीय कानून के बावजूद उस राज्य में प्रभावी हो सकता है। ऐसी राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संसद उस राज्य कानून को अधिभावी करने की शक्ति स्थायी रूप से खो देती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 254 के अंतर्गत समवर्ती सूची के विषय पर असंगति होने की स्थिति में सामान्यतः संसदीय कानून को प्रधानता प्राप्त होती है। अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त राज्य कानून उस राज्य में प्रभावी हो सकता है, किंतु संसद बाद में उसमें वृद्धि, संशोधन, परिवर्तन या उसका निरसन करने वाला कानून बना सकती है। कथन ए, विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का संघीय वितरण होने के बावजूद भारत में एकल एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय न्यायालयों की एकीकृत पदानुक्रम व्यवस्था के शीर्ष पर है और यही न्यायिक व्यवस्था संघ तथा राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कुछ पारंपरिक संघों में संघीय और राज्य न्यायालयों की पृथक व्यवस्थाओं के विपरीत भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम है। ये भारतीय संघवाद की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 252 के बीच सही अंतर बताता है? अनुच्छेद 249 में 2 या अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है,
जबकि अनुच्छेद 252 में राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का प्रस्ताव आवश्यक है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव के माध्यम से लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य विधानमंडलों के प्रस्तावों के आधार पर लागू होता है। दोनों अनुच्छेद केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू हो सकते हैं। दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत बनाए गए कानून स्वतः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। सही उत्तर है अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव के माध्यम से लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य विधानमंडलों के प्रस्तावों के आधार पर लागू होता है। अनुच्छेद 249 तब लागू होता है जब राज्यसभा राष्ट्रीय हित में ये घोषित करने वाला विशेष प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक या समीचीन है। इसके विपरीत अनुच्छेद 252 तब सक्रिय होता है जब दो या अधिक राज्य विधानमंडल राज्य के विधायी क्षेत्र के किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करते हैं। संघ और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्तियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति सामान्यतः उन विषयों तक विस्तृत होती है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति सामान्यतः उन विषयों तक विस्तृत होती है जिन पर उसके विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। समवर्ती सूची के प्रत्येक विषय पर कार्यपालिका शक्ति अनिवार्य और अनन्य रूप से संघ में निहित होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 व्यापक रूप से अनुच्छेद 73 और 162 की व्यवस्था को दर्शाते हैं। कथन 3 गलत है। किसी विषय का समवर्ती सूची में होना मात्र इस बात का अर्थ नहीं है कि उस पर कार्यपालिका शक्ति केवल संघ की होगी। संबंधित विषय की संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था को भी देखना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना प्रत्येक परिस्थिति में संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि इसकी स्थापना से लोकहित की पूर्ति होगी, तो वह इसकी स्थापना कर सकते हैं। ये राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच कर सकती है और उन पर सलाह दे सकती है। यह उन विषयों पर चर्चा कर सकती है जिनमें कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों का समान हित हो। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 2, 3 और 4। कथन 2, 3 और 4 सही हैं। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है, अतः प्रत्येक परिस्थिति में इसकी स्थापना अनिवार्य नहीं है। इसके संवैधानिक कार्यों में अंतर्राज्यीय विवादों की जांच और उन पर सलाह तथा समान हित के विषयों पर चर्चा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान या संस्थाएं भारतीय संघीय व्यवस्था में समन्वय अथवा वित्तीय संतुलन को बढ़ावा देती हैं? अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, क्षेत्रीय परिषदें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों अलग अलग तंत्रों के माध्यम से अंतर सरकारी समन्वय अथवा वित्तीय संघवाद में योगदान देते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद परामर्श को बढ़ावा देती है। वित्त आयोग वित्तीय हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश करता है। जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर संबंधी मामलों पर संयुक्त मंच प्रदान करती है तथा क्षेत्रीय परिषदें अपने अपने क्षेत्रों में संघ और राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती हैं। कथन ए, भारतीय संविधान संघवाद को अपेक्षाकृत शक्तिशाली संघ के साथ संयोजित करता है। कारण आर, संसद को संविधान द्वारा निर्दिष्ट कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है तथा संविधान अवशिष्ट विधायी शक्तियां भी संसद में निहित करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करता है, किंतु साथ ही अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 जैसी व्यवस्थाएं निर्दिष्ट परिस्थितियों में संसद को राज्य क्षेत्र के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है तथा अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद को प्रदान करता है। भारतीय संघवाद के वित्तीय आयाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संघ और राज्यों के बीच कुछ कर राजस्व के वितरण की व्यवस्था करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग और जीएसटी परिषद दोनों की सिफारिशें संवैधानिक रूप से संसदीय कानून के समान होती हैं और स्वतः कानून के रूप में प्रवर्तनीय होती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। संविधान वित्तीय संबंधों की विस्तृत व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद की स्थापना करता है। कथन 4 गलत है। संवैधानिक निकायों द्वारा दी गई सिफारिशें मात्र इसी कारण संसदीय कानून का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेती। भारतीय संघवाद की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संघ और राज्यों दोनों के लिए संवैधानिक रूप से मान्य अधिकार क्षेत्र स्थापित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। कुछ क्षेत्रों में संघ की अपेक्षाकृत अधिक शक्तियों का अनिवार्य अर्थ यह है कि राज्यों का कोई संवैधानिक रूप से संरक्षित शासन क्षेत्र नहीं है। भारतीय संघवाद में अंतर सरकारी संबंधों के सहकारी और प्रतिस्पर्धी दोनों प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 4। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। भारतीय संघवाद शासन की शक्तियों का संवैधानिक वितरण करता है और संघवाद को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। संघ की अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति राज्यों को केवल प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तित नहीं करती, उनके पास संविधान द्वारा निर्धारित विधायी और कार्यपालिका क्षेत्र हैं। भारतीय संघीय व्यवहार में सरकारों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों के तत्व भी पाए जाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।